रेक्टिफायर पढ़ेंगे आज। सॉरी, फिल्टर पढ़ेंगे आज। फिल्टर क्या है कि जो रिपल इफेक्ट होता है उसको एलिमिनेट करता है। आफ्टर द क्लास होगा टेस्ट। तो ये हमारा पहले बात इस वाले को इनपुट देंगे, है ना। इट शुड बी वेरी क्लियर इन माइंड, क्योंकि स्टूडेंट यहीं पे लिंक नहीं बना पाते कि क्या चीज़ इनपुट में जा रहा है करके। तो हम लोग इसको इनपुट में दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा चलो ऐसा कर लेते हैं कि नॉर्मल अपन इनपुट दे रहे हैं उसी को देख लेते हैं। सिंपल अपना इनपुट जा रहा है ये वाला। बस एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगा देने से हमारा जो डिजायर्ड काम है वो हो जाता है पैरेलल में। ठीक है, ये डायग्राम इतना भी खतरनाक नहीं है। क्या होता था पहले, पी से क्यू के बीच में लगा होता था। ठीक है, देख पा रहे हो, ये वो लोड रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर लगाए हैं ताकि इसका ये जो, पहले बात तो इससे जो आउटपुट आएगा, ठीक है, तो फुल वेव आएगा क्योंकि दो डायोड लगाया हमने। और वो फुल वेव आउटपुट भी बिना रिपल के साथ में आएगा ये। तो ये डायग्राम दिखने में इतना खतरनाक है कुछ भी नहीं, पहले जैसे ही इसको बना सकते थे। ठीक है, बट ये चेहरा एक बार बस देख लिए रहो तुम। ठीक, कुछ बुक्स में ऐसा दिखाते हैं तो स्टूडेंट को लगता है कि ये तो कुछ बहुत टेक्निकल हो गया करके। ठीक है, उसी डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, वही अभी भी। ठीक है ना, ये कैपेसिटिव फिल्टर भी कहलाता है, लेकिन बस मान लो कि हमें कैपेसिटेंस वाला ही फिल्टर समझना है। ठीक है, तो मैं सीधे बता रहा हूँ आउटपुट क्या आएगा इसका। ये इनपुट का ना ये आउटपुट आता है। ठीक है, ये एग्जैक्टली exactly इससे मैच नहीं हो रहा है, ये बात तुम्हें थोड़ा क्लियर होना चाहिए। मतलब डायग्राम बनाते समय तुम ऐसे बनाओगे, ये वाला लोकेशन उससे मैच नहीं होता। सिमिलरली ये वाला लोकेशन इससे मैच नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे रहेगा वो।
ये कैपेसिटिव फिल्टर का आउट है, आउटपुट ऑफ फिल्टर। ये काम कैसे होता है थोड़ा मैं हिंट देता हूँ, ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का। देखो इस बार में ना ये कैपेसिटर भी एक बैटरी की सोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका आउटपुट सोचो, इसका आउटपुट कैसा होता। तो इसका आउटपुट सिर्फ अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता तो ऐसा होता, ठीक है। तो जब फुल वेव रेक्टिफायर जब तक चार्ज होता है ना, तब तक कैपेसिटर भी, सॉरी, फुल वेव रेक्टिफायर में जब तक हमारा ये कंडीशन तक आते हैं, जब तक फुल वेव रेक्टिफायर में, तब तक तो ऐसा ही आउटपुट मिलता है। फिर जब ये वोल्टेज आउटपुट जो है वो जब बहुत कम की तरफ होने लग जाता है, इधर की तरफ, ठीक है, जब इधर की तरफ होने लग जाता है ना, तो क्या होता है समझो, जैसे वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे गया, तो ये भी तो डिस्चार्ज हो रहा होगा ना उस समय पे। जैसे तुम सोचो यहां से यहां तक गए, तो कैपेसिटर कैसे बिहेव किया होगा, तुम्हें क्या उम्मीद थी, उम्मीद। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पहले जीरो वोल्टेज था, जब कुछ भी वोल्टेज नहीं था, तो यहाँ पे भी जीरो वोल्टेज था, है ना। जब ये यहाँ पे था, तब हमारा रेक्टिफायर आउटपुट यहाँ पे था, कैपेसिटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं था क्योंकि करंट आया ही नहीं था। फिर वोल्टेज बढ़ा इनपुट में, तो रेक्टिफायर में, है ना, याद रखना रेक्टिफायर में। एक मिनट ना, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है यार, यहाँ पे तुम लोग को भी आ रहा है क्या? नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? कंफर्म करना कोई एक बार। हाँ सर अब सही है। तो देखो, जब इनपुट में वोल्टेज 312 तक गया, तब इसमें भी 312 तक आ गया होगा। फिर इनपुट वाला कम होना चाहा, तुम्हें बीच से लगा हुआ है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है ना, कि भाई यहाँ पे सर जब यहाँ पे 200 होगा, तो यहाँ पे एक हाफ में तो 100 ही मिल रहा होगा। ये सब सोचो मत। इनटू टू वाले स्टेप अप लगा चुके हैं मान लो, तो जो यहाँ पे हो रहा है वही यहाँ पे हो रहा है, समझ लो एक हाफ में, ठीक है। फिर ये 312 वाला जब दोबारा 200 की तरफ आने की कोशिश करता है ना, 200 या फिर 100 की तरफ मान लो, तब व्हाट यू एक्सपेक्ट इज दिस कैपेसिटर टू फॉलो व्हाट इट इज सेइंग, ठीक है। बट कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं इसके आने पे, अगर हम कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बहुत हाई रखें, तो टाइम कांस्टेंट याद है क्या हुआ करता था, आरसी हुआ करता था, तो टाइम कांस्टेंट भी हाई हो जाता है, ठीक है। अब टाइम कांस्टेंट हाई हो जाने के चलते चार्जिंग का टाइम तो हाई हो ही जाता है, ठीक है, बट डिस्चार्जिंग का टाइम भी हाई हो जाता है, ठीक है। तो हमें जिस पार्ट पे ध्यान देना है वो पार्ट है डिस्चार्जिंग का टाइम पीरियड हाई हो जाना, है ना, डिस्चार्जिंग के लिए हाई टाइम लगना, ठीक है। अब तुम्हें उतनी पीएचडी नहीं करनी क्योंकि हम इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम फील ले रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो इट गेट्स चार्ज समहाउ, जब तक यहाँ से जीरो से लेकर 312 जा रहे थे, बट जब डिस्चार्ज होते रहता है तो ये भी और ये भी दोनों ऑफ पोजीशन में आ जाते हैं इस कैपेसिटर के चलते, है ना। इट सो हैपेंस वोल्टेज का खेल ऐसा हो जाता है, ये जल्दी समझो कि कभी ना कभी ये 0 से 312 में पहुंचा था मान लो, ठीक है, 312 में जब था। फिर ये वाला पार्ट जो इधर वाला है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी से, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से कम होना चाह रहा है, मतलब 100, सॉरी 50 साइकिल्स पर सेकंड के रेट से कम होना चाह रहा है। बट कैपेसिटर का अगर टाइम कांस्टेंट ऐसे 10 मिनट हो, ठीक है, कैपेसिटर का अगर टाइम कांस्टेंट ऐसे 10 मिनट के आसपास हो, तब तो ये जल्दी से कम नहीं होगा ना। तो ये लोग उस समय ऐसे कंडीशन हो जाते हैं कि ये तो 310 ही पहुंचा होता है और ये कुछ कम हो चुका होता है, जैसे जीरो से लेकर के
200 तक मान लो ये हो चुका है, 100 एग्जांपल लिए ना हम लोग, ठीक है। अब सोचो 310 है यहाँ पे भी 310 है, और इधर 0 और इधर 100 है, तो ये दोनों ऑफ हो चुके हैं ना। तो उस समय ना कैपेसिटर इसको प्रोवाइड करते रहता है एनर्जी इसको। लेकिन ऑफ कोर्स कैपेसिटर के पास कोई सोर्स नहीं है, तो कैपेसिटर का चार्ज कम होते रहता है। इधर से तो कोई सप्लाई आ नहीं रही है ना, ये दोनों रिवर्स बायस्ड हो गए हैं, तो कोई सप्लाई आ नहीं रही है। तो कैपेसिटर खुद के चार्ज से ये चला रहा था, तो इसलिए यहां से लेकर के हमारा कम हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है ये, ठीक है। तो ये खुद भी कम हो रहा होगा धीरे धीरे। और ये एक साइकिल बाद, फुल एक साइकिल कंप्लीट करने बाद कभी ना कभी मान लो तब तक ये 308 पे पहुंचा है मान लो, और उसी समय ये दोबारा 309 पे आ गया, तो फिर से यहाँ पे फॉरवर्ड बायस जैसी चीजें दिखने लग जाएंगी तुम्हें, ठीक है। तो फिर से ये चार्ज होने लग जाता है उस समय पे, और फिर ये जो सर्किट है वो सप्लाई करते रहती है इसको, ठीक है। इसीलिए पहले फुल चार्ज होगा, फिर कम होगा, कम होगा, कम होगा, फिर जब फिर से ये फॉरवर्ड बायस हो जाए तो फिर से बढ़ेगा, फिर से वही साइकिल रिपीट होगा, है ना। और वो नीचे नहीं जाने देता, कौन? कैपेसिटर। फिर से समझाने की कोशिश करो, एग्जैक्टली सेम चीज बोलूंगा, दोबारा ट्राई करना अंडरस्टैंड करने का। हम लोग जानबूझ करके ऐसा कैपेसिटर लेते हैं जिसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो, टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर है वो जब इनपुट 312 वोल्ट तक जाता है, तो ये तो 312 वोल्ट तक पहुंच गया होता है। जब इनपुट यहां से यहां तक जा रहा है तब कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा है और लोड रेजिस्टेंस को भी बाहर वाली सर्किट प्रोवाइड कर रही है। बट जब ये 312 से कम होना शुरू होता है तो ये मच फास्टर रेट से कम होता है ये वाला हिस्सा। बट इसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होने के चलते ये बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, 310 तक ही पहुंचा होता है जब ये पार हो जाता है, मतलब 100 पे आ जाता है मान लो। अब 310 और 100 और 0 को देखें तो दोनों ऑफ हैं, और सिर्फ, लेकिन वो दोनों ऑफ होने के चलते भी के बाद भी लोड रेजिस्टेंस को करंट मिले जा रहा है ये इस वाले के फुल चार्ज हो जाने के चलते, और ये धीरे धीरे 308 306 ऐसा पहुंच रहा है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ऑल्दो ये नीचे साइड भी जब जा रहा है तब तो रेक्टिफायर उसको पॉजिटिव ही साइड बताता है ना। तो जब ये समझो यहां पे पहुंच रहा होगा -307 पे, तो रेक्टिफायर उसको कैसे देख रहा होगा? +307 जैसे, ठीक है। उस समय और कुछ दूसरे वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे 306 लिया मैंने, हाँ ठीक है। मतलब ये कम होते होते 306 पहुंचा, और जब ये 307 पहुंचा यहाँ पे तो रेक्टिफायर तो उसको +307 दिखा रहा होगा, क्योंकि ये आउटपुट होता है रेक्टिफायर का। तो ये देखता है कि अच्छा ओके, अब एक चीज तो फॉरवर्ड बायस हो गई है, इनफैक्ट ये फॉरवर्ड बायस हुआ है जब यहां पे पहुंचे हो, तो समझ रहे हो ना, ठीक है। ये वाला हुआ करता था ऑन, तो ये वाले के चलते अब ये फिर से चार्ज होने लगता है 306 से 312 की तरफ, ठीक है। तब ये ऑफ रहता है, फिर अगले साइकिल में ये ऑन होता है, ये ऑफ होता है। तो ये कब होगा? ये इस वाली जगह पे तो नहीं हो सकता ना, जब ये अपने फिर से 310 312 के आसपास आ गया तब ये दोबारा चार्जिंग की तरफ बढ़ेगा ना। इसलिए ये वाले पीक और ये मैच नहीं खाते, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ बट बिल्कुल कोई यूटिलिटी नहीं है, जितना भी समझाया है ये 100% अंडरस्टैंडेबल भी है और इनफ भी है, ठीक है। कुल मिलाकर तुम्हें ये लिखना होता है इन, अगर मैं राइटअप लिखूँ ना, राइटअप ही तो लिखना है ना सीबीएसई एग्जाम में, अगर ये आ गया तो राइटअप में क्या लिखना है सुनो। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर इफ वी ऐड कैपेसिटर इन पैरेलल to the load resistance, then this capacitor behaves like a filter for the circuit, in which when the input is given like this, when the input is given like this, then the rectifier output is like this and the filter output is like this. We get this filtering effect due to high time constant of the capacitor. 10 नंबर का राइटअप आ गया, तो और आगे क्या लिखोगे? ड्यू टू हाई टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर, वेन एवर द रेक्टिफायर वोल्टेज suddenly falls, the voltage across resistance
does not suddenly fall, because at that time the capacitor is providing energy to the load resistance. But when the situation is such that the voltage across the rectifier is high enough, then the capacitor again starts charging and this cycle continues. ठीक है, बस इस तरीके से कुछ लिखना होता है तुम्हें, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, आइडियल क्या है हमारा, अगर एकदम बहुत ही इन्फिनाइट टाइम कांस्टेंट का अगर तुमने कैपेसिटर ले लिया, इन्फिनाइट टाइम कांस्टेंट का, तो ये सिनारियो बनेगा। और ये डीसी हुआ ना, शुरुआत को मत देखो, ये वाले पार्ट को मत देखो, परफेक्ट डीसी है ये एक आइडियल फिल्टर हुआ। मैंने तुम्हें बोला था ना, अगर शुरुआत में थोड़े टाइम तक के लिए वो अगर वैसा बिहेव नहीं भी कर रहा है, तब भी उसको वही बिहेव कर रहा है करके बोलते हैं, क्योंकि तुम्हें 10 घंटे तक, 20 घंटे तक, जन्म जन्म तक बिजली चलानी, और ये तो कुछ मिली सेकेंड में ये वाला काम कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, फिर आते हैं रिवर्स बायसेस पे। हम लोग क्या देख रहे हैं, जस्ट इन केस अगर तुम्हें याद ना हो, मैं तुम्हें एक बार टाइमलाइन बताता हूँ हमने चैप्टर कैसे शुरू किया था। पहले हमने बैंड थ्योरी पढ़ी थी कि सॉलिड एटम में बैंड लोग स्प्लिट हो जाते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। फिर हमने पढ़ा था कि ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कैसे पी टाइप और सेपरेटली एन टाइप बनते हैं करके। फिर हमने बोला पी टाइप और एन टाइप को अगर जोड़ दो तब उनकी यूटिलिटी निकलती है। कैसे निकली यूटिलिटी, फॉरवर्ड बायस करके। क्या यूटिलिटी निकाला हमने, हाफ वेव रेक्टिफायर बना करके दिखाया, फुल वेव रेक्टिफायर बना करके दिखाया। ठीक है, और फिल्टर बना करके दिखाया। ठीक है, तो पीएन जंक्शन का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, और ये फॉरवर्ड बायस एप्लीकेशन थे तीनों। अब रिवर्स बायस एप्लीकेशन पढ़ेंगे। रिवर्स बायस एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन होते हैं, इसमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो जिना डायोड पढ़ना है हम लोग को, और एक एवलांच ब्रेकडाउन पढ़ना है। तो जिना डायोड क्या है, जिना डायोड का तो एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, ठीक है, दैट यू हैव टू मगअप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा होता है। अब देख लेना यार, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है ऐसा होता है कि ऐसा होता है, जस्ट भूल गया मैं, इन दोनों में से कोई एक सिंबल है। देख लेना। तो बस यहाँ पे बस मुड़ा होता है, वो जेड टाइप का दिखता है। ओके, ये एक स्पेशल पर्पस डायोड है। स्पेशली फैब्रिकेट किया गया इस डायोड को कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। ठीक है, क्या इसका काम है, और वोल्टेज को रेगुलेट करना। व्हाट इज द यूज ऑफ अ जिना डायोड, फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। जैसे देखो, तुमने वोल्टेज को कितना रेगुलेट कर लिया, अगर तुम्हें ध्यान नहीं दिया हो तो, ये रेगुलेट कर लिया हमने। ठीक है, फिर भी अगर तुम्हें चाहिए ही चाहिए कि नहीं भाई, तुम्हें एकदम ही कांस्टेंट वोल्टेज आते रहे तुम्हारे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस बिल्कुल वोल्टेज मत बदले, तो तुम जीना डायोड को यूज करते हो। जीना डायोड एक स्पेशल पर्पस डायोड है, जैसे मैंने बोला, तो इसको स्पेसिफिकली फैब्रिकेट करते हैं। इसमें क्या होता है, ये हाईली डोप्ड डायोड होता है, एक हाईली डोप्ड, डोप शोप हो गया होता है इसमें। इट वर्क्स इन रिवर्स बायस, वर्क्स इन रिवर्स बायस in breakdown condition only, in breakdown condition only, जानबूझ के ऐसे लिख दिया रहता हूँ तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। अभी देखते हैं क्या होगा इसमें। देखो, हाईली डोप और कम डोप का
क्या रहता है फंडा, ये देखो एक बार। एक चीज को मैं मॉडरेटली डोप कर रहा हूँ, तो मॉडरेटली डोप में डिप्लीशन रीजन ये बना है हमारा। ठीक है, अब मैं को हाईली डोप कर रहा हूँ। ठीक है, हर एक साइड हाईली डोप था, पी साइड भी हाईली डोप था, एन साइड भी हाईली डोप था। तो यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड कम डिप्लीशन विड्थ में ही आ जाएगा। हमारा काम क्या है, रोकना। डिप्लीशन विड्थ रोक देगी डिफ्यूजन करंट को। और अगर तुमने एकदम लाइटली डोप किया है तो उसी डिफ्यूजन करंट को रोकने के लिए तुम्हें बहुत ही बड़ा डिप्लीशन विड्थ चाहिए होगा, तब उतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड आ पाएगा कि वो रोके इनको, डिफ्यूजन करंट को। देन ओनली विल गेट सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर फॉर्मिंग अ ह्यूज डिप्लीशन रीजन। समझ गए हो क्या? तो ये जो रीजन मैंने बनाया है ना यहाँ पे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। इसको नहीं समझे तो पूछो यहीं पे। अगर इंग्लिश वर्ड्स में लिखें तो ऐसे लिखेंगे। देखो क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इन अ हाईली डोप्ड, इन अ हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन, even a small depletion width can stop the diffusion current। ठीक है, ऑल्सो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इन दिस डिप्लीशन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांग, इज वेरी स्ट्रांग। ठीक है, बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, छोटे से जगह में बहुत ज्यादा रोक दिया उसने, किसी को आने जाने नहीं दे रहा है। तो जेना डायोड में यही करते हैं हम लोग। अब ये देखो इससे क्या होता है। एक तो पहले बात, तुमने जेना डायोड कैसे बनाया, हाईली डोप्ड जेना डायोड बनाया, और ऊपर से उसको रिवर्स बायस करने वाले हो। मतलब समझ रहे हो, मार ही ले रहे हो तुम उसकी, प्राण ही निकाल दे रहे हो तुम। ट्राई टू गेट अ वेरी गुड फील ऑफ इट। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको सेपरेट आउट बना रहा हूँ ताकि तुम्हें एक बेटर फीलिंग आए, है ना। मतलब इसको बहुत डेंस मानो, लेकिन हाईली डोप्ड। मैंने अभी रिवर्स बायस कर दिया कि फॉरवर्ड बायस किया है, बताना मेरे को। ये फॉरवर्ड हो गया है ना, क्योंकि ये तो पी टाइप था, पी टाइप में नेगेटिव बनता है। अब ये रिवर्स बायस्ड है। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि कितना फील्ड है यहाँ पे करके, यहाँ पे, तो तुम क्या बोलोगे? इनका तो था ही खुद का बहुत स्ट्रांग। ठीक है, और ये वाले भी आ गए। इनफैक्ट यू शुड नॉट लिमिट योर सेल्फ। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बस इतने रीजन में रहेगा क्या? इधर भी रहेगा ना। ठीक है, स्ट्रॉन्गर है कुछ जगह पे, बट डजेंट मीन कि ये यहीं पे है ना, बाकी जगह पे भी है। तो ई जो है वो ई एक्सटर्नल और ई इंटरनल का समेशन है, जिसमें ये ऑलरेडी स्ट्रांग था, स्ट्रांग ऑलरेडी। बहुत हो गया अब यहाँ पे, बहुत ज्यादा फील्ड है, वेरी स्ट्रांग।
डिप्लेशन विड्थ थोड़ा और बड़ा हो गया क्योंकि तुमने रिवर्स बायस किया है ना, तो थोड़ा और भी बड़ा हो गया और ई स्ट्रांग गया और ई एक्सटर्नल तुमने लगा रखा है। तो इससे क्या होता है, जो सिलिकन्स हैं यहाँ पे उनके वैलेंस वालों को देखना। वैलेंस, ये वैलेंस वाले क्या बोल रहे होंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया करके नहीं बोल रहे होंगे क्या? ठीक है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना फट करके बाहर निकलने लग जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाता है, इंटरनल फील्ड एमिशन हो जाता है। ठीक है, देखो फील्ड के चलते हो रहा है ना ये, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पी साइड है ना स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू फ्री चार्ज कैरियर्स। पहले लोग फ्री थे क्या, जब वो वैलेंस बैंड में बॉन्डेड हैं तब तो फ्री नहीं है ना, वो लोग तो बॉन्डेड थे। तुम्हें कई बार बताया मैंने कि सिलिकॉन के पास में यहाँ पे जब वो लोग आ जाएं तब वो फ्री कहलाते हैं। ठीक है, तो अब ये बाहर निकल गया है। फील्ड एमिशन वर्ड सुना है पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ये वर्ड इस्तेमाल कर लिया था हमने, फील्ड के चलते बाहर आ जाना। ठीक है, फील्ड के चलते बाहर आ जाना। तुमने इसी चीज को मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ा है। ठीक है, आयनाइजिंग पोटेंशियल बोल लो या फिर एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल ही तो लगाया तुमने। स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू फ्री चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। और अगर ये मूव कर रहे हैं ऐसे बाहर निकल करके तो एन साइड में किस में है ये लोग, कंडक्शन बैंड में है। अगर अब ये लोग फ्री बन गए ना तो लोग कंडक्शन बैंड में है, वो लोग वैलेंस बैंड में थोड़ी है। तो कहीं पे ये लिखा हुआ दिखे कि इन जिनर डायोड ड्यू टू इंटरनल फील्ड एमिशन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वैलेंस बैंड ऑफ पी साइड टू कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड, तो परफेक्टली करेक्ट लिखा है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी साइड के वैलेंस से एन साइड के कंडक्शन बैंड में चले गए हैं। क्लियर है यहां तक? यस सर। पहले तुम्हारे पास कौन लोग चार्ज कैरियर थे, कुछ लोग चार्ज कैरियर्स थे तुम्हारे पास में। ठीक है, और ये लोग कितने होते थे, 1 in a million होते थे अगर तुम्हें याद हो तो। शायद कभी कभी तो 1 in a 10 million होते थे। डोपेंट कितने रहते थे, डोपेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम रहती थी। ठीक है, बट अब डोपेंट पे डिपेंडेंट नहीं हो तुम खुद उनके वैलेंस वालों से निकाल ले रहे हो, मतलब अब लाखों लाख गुना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आने के चांसेस हो गए हैं। ठीक है, तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स याद भी होगा। कैरेक्टरिस्टिक इसका ऐसा है, बढ़ा रहे थे उल्टे डायरेक्शन में फील्ड को, फिर सडनली देख रहे हो ना, ये कौन सा सडन है, जैसे ही ये निकलना शुरू हुआ तो सबके लिए निकलना शुरू हो चुका है ना, सबके लिए, हर एक के लिए निकलना शुरू हो गया और इन्फिनिट अमाउंट ऑफ करंट बह रही है फिर। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक तुमने और मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व्ड है, ये बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है अभी। दिस इज एन ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक। यहां पे वोल्टेज बढ़ रही है क्या, अगर करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज बढ़ रही है क्या? नो सर। ठीक है, तुम्हें ऐसे ही समझना है, बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है अब इसके आगे। यहाँ पे 10,000 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, बट डोंट डू पीएचडी। तुम्हें ये समझना है कि जब जेनर में ब्रेकडाउन चालू हो जाता है, जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है, तो जेनर के थ्रू जितने भी करंट चले जाए उसमें वोल्टेज नहीं बढ़ता है। ठीक है, द वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज, है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने यहाँ पे बढ़ा ही दिया, यहाँ पे तो यहाँ पे नेट वोल्टेज तो बढ़ गया है ना। ठीक है, तुम ऐसे पीएचडी करना चाहो तो फिर कॉलेज है उस चीज के लिए। अभी तो तुम्हें बस ये समझना है कि वंस जीनर में खुद से अगर एक बार ब्रेकडाउन आ गया तो उसमें कितने भी करंट बढ़ा लो, करंट के बढ़ने से उसमें वोल्टेज नहीं बढ़ता रहता, वोल्टेज इज फिक्स्ड व्हेन द ब्रेकडाउन हैज
स्टार्टेड। ठीक है, जैसे सोचने के लिए बोला जा रहा है वैसे सोचो। वंस द ब्रेकडाउन स्टार्ट्स द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। ऑलमोस्ट कांस्टेंट इज द कीवर्ड, बट कांस्टेंट मानेंगे। रफली 90 डिग्री होता है ये, ऑलमोस्ट। तो अब ये यूज में कैसे करें फिर, इतना तो समझ गए कि चलो कुछ हो रहा है। ऐसे यूज करते हैं। देखो तुमने क्या किया है, तुमने एक कैसा इनपुट दिया है, फिल्टर्ड इनपुट को लगाया है। एक रेजिस्टेंस डालना पड़ता है हमें सर्किट को बनाने के लिए, बट ये रेजिस्टेंस तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस नहीं है, ये तो तुम्हें जीनर सर्किट को बनाने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला है तुम्हारे लिए रामलाल। रामलाल, ठीक है। इसके अक्रॉस तुम्हें वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए। टारगेट क्या है हमारा, समझ के? एम इज टू कीप वोल्टेज कांस्टेंट अक्रॉस रामलाल। ठीक है, अब सोचो, इतना भी वेरिएशन तुम नहीं झेलना चाहते हो। ये जीनर रिवर्स बायस्ड है कि फॉरवर्ड बायस्ड है, ये बताओ मेरे को इस पूरे कंडीशन के लिए, हमेशा हर टाइम पे। सर रिवर्स रिवर्स बायस्ड। है ना, रिवर्स रिवर्स। है ना। अब देखो, ये मत बोलना सर यहाँ पे क्या हो रहा है करके, क्योंकि सर्किट में ये वाला हिस्सा तो कुछ मिली सेकेंड के लिए बस रहेगा, फिर मैक्सिमम समय पूरा सर्किट इस हिस्से में रहेगा वोल्टेज के। ठीक है, और ये वोल्टेज का जो हिस्सा है ना, मान लो ये वोल्टेज का हिस्सा जो इसकी लोएस्ट वैल्यू भी है ना, लोएस्ट वैल्यू ही मान लो 4 वोल्टेज है। ठीक है, तो जीनर -4 वोल्ट पे है। ठीक है, द पॉइंट इज तुम्हें ये सोर्स ऐसा रखना होगा कि इस सोर्स में जीनर हमेशा ब्रेकडाउन पे ही रहे। जीनर के ब्रेकडाउन वोल्टेजेस तुम्हें मार्केट से पता चल जाएंगे, जो जिससे तुम जीनर ब्रेकडाउन सॉरी जिससे तुम जीनर डायोड खरीदोगे। समझ रहे हो, जैसे रफली 6 वोल्ट का है, 6 वोल्ट के आसपास रहता है इनका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज रहता है। अब ये तो मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, समझ ही रहे हो। ठीक है, तो तुम्हें ये वाली चीज़ जो है ना, कम से कम 6 से ज़्यादा रखनी है, 8 रखनी है। इसका मिनिमम वैल्यू ही 8 रख दो, तो ये कभी भी फॉरवर्ड बायस में रहेगा ही नहीं। तो हम जानबूझ करके जीनर को रिवर्स बायस में रखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा सोचो। ठीक है, एक छोटा सा मैं गणित देता हूँ, इस गणित से तुम समझ जाओगे कि क्या हो रहा है करके। ठीक है, कुछ वैल्यू ले लेते हैं 1 मिनट के लिए इसको। कुछ भी ले लो। रुकना ना। रुकना। हम्म, मान लो किसी भी समय में यहाँ पे 5 एम्पियर आ रहा है, मान लो 1 मिनट के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस थी। ये वोल्टेज को मत देखो भी, वैल्यू को। ये तो गया, ये तो कम से कम अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 है तो 6 से ऊपर रहना चाहिए था, बस इतना बोला हमने यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें वोल्टेज अक्रॉस एल कितना रहेगा, वो रहेगा आई इंटू आई अक्रॉस एल इंटू आर अक्रॉस एल। तो वो यहाँ पे आ रहा है 5 × 5 = 25 वोल्ट। ठीक है, अब अगर मान लो इस समय पे यहाँ पे क्या होता, इस समय मान लो 10 एम्पियर आ रहा होता, तो यहाँ पे 5 और 5 ऐसे बढ़ जा रहे होते मान लो। ठीक है, 5 एम्पियर और 5 एम्पियर।
अब अगर मान लो यहाँ पे 10 की जगह पे 20 आ जाएगा, 20 एम्पियर, तब ये कैसे बटेगा मालूम है? यहाँ पे 15 चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 एम्पियर ही जाएगा। जेनर में ऐसा होता है। अब ये कैसे पता चल रहा है? पहले बात सोचो, जीनर में ये ग्राफ नीचे आ रहा है इन्फिनेटली, तो इसका क्या मतलब होता है कि इसमें इन्फिनिट करंट जा सकता है? इट इज ऑलमोस्ट एक्टिंग लाइक अ जीरो रेजिस्टेंस पाथ। इन्फिनिट अमाउंट ऑफ फ्री कंडक्टर होना का क्या, फ्री कंडक्टिंग चार्जेस होने का क्या मतलब है? इट इज ऑलमोस्ट अ जीरो रेजिस्टेंस थिंग। ठीक है भाई, वी आई ग्राफ तो हम जानते ही हैं। वी और आई यहाँ पे रख दो, ठीक है। कितनी रेजिस्टेंस है इस वाली लाइन की? रेजिस्टेंस क्या होती है? डेल्टा वी अपन डेल्टा आर, सॉरी यार, है ना, डेल्टा आई। अच्छा ये क्या चीज़ है, तुम इसको नहीं जानते हो अभी इतना। दो प्रकार के ना रेजिस्टेंस डिफाइन होते हैं किसी भी डायोड में। दो प्रकार के रेजिस्टेंसेस होते हैं, एक डायनामिक रेजिस्टेंस होता है और एक स्टैट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस टर्म देख करके बताता हूँ, ठीक है, सिलेबस का हिस्सा है, आई एम जस्ट फॉर गेटिंग इट। एक तो ये रहता है और एक ये रहता है। इन एनी केस हमारे लिए यहाँ पे वोल्टेज का डेल्टा जीरो है ना, डेल्टा, तो रेजिस्टेंस जो वहाँ पे इमिडिएटली उस मोमेंट पे फील हो रही है इंस्टेंटेनियस, वो रेजिस्टेंस जीरो है, मतलब ये जीरो रेजिस्टेंस पाथ है। तो इसमें से ही जाएगा ना ज़्यादा, अगर तुमने कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करी। वंस द ब्रेक डाउन हैज़ अचीव्ड, ठीक है, वंस वी हैव अचीव्ड द ब्रेक डाउन, ठीक है, इसमें कितना भी बढ़ा लो, अगर यहाँ पे 30 एम्पियर भी दोगे ना, तो ये फ्रीवे है, कंप्लीटली फ्रीवे, बिकॉज वहाँ पे इन्फिनिट अमाउंट ऑफ फ्री कंडक्टर्स हैं, तो कोई भी एक्सेस वो लेने के लिए परफेक्टली कैपेबल है। ठीक है, तो तुम्हारे इसके अक्रॉस तो हर बार इतना ही जा रहा होगा। ठीक है, और समझाता हूं। सबसे पहले बात तो ये मानने के लिए तुम रेडी रहो कि इन्फिनिट मतलब जीरो रेजिस्टेंस पाथ है, तो ग्राफ से दिख रहा है हम लोग को जीरो रेजिस्टेंस इसका करके। ऐसे करके समझो इसको, देखो, मान लो तुम्हारे पास में एक टैंकर है, और मान लो ये तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस है, जिसमें तुम्हें ना इसी हाइट तक पानी चाहिए, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहते हो तुम इसमें, लोड रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम बगल में सिमिलरली एक दूसरा चीज़ बना सकते हो, ठीक है, जिसको तुम एकदम ही फ्री पाथ का बना दो, थोड़ा छेद कर दो वहां पे उस हाइट पे। ठीक है, अब जब इसमें तुम पानी एक्स्ट्रा डालोगे भी, यहां पे जितना भी पानी डाल लो तुम, पानी का लेवल इससे ऊपर होगा क्या इसमें? नहीं, क्योंकि ये वाला तो हमेशा इससे बाहर चले जाएगा। आर वी गेटिंग इट? तो यहाँ पे वो छेद बनाने का काम कर दिया है इस जेनर डायोड ने। एनी एक्स्ट्रा सर अमाउंट ऑफ वाटर विच यू आर गिविंग, ठीक है, विल गेट फ्लोड थ्रू दिस, इट विल नॉट राइज हियर। बोल। सर अपना ये जीना डायोड है, ब्रेक डाउन के बाद उसका वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा उसके अक्रॉस। हाँ, उसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है। सर तो लोड रेजिस्टेंस भी तो पैरेलल में ही है ना, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? तो कांस्टेंट ही तो है हर बार, कांस्टेंट ही है ना, अच्छा, 25 वोल्ट ही तो है हर सही है समय। सर। जो इसके हाँ अक्रॉस है वो मैं इसके अक्रॉस है। तुम इससे मत सोचो, आई आर मत सोचो, आर तो भाई, आर तो तुम बता ही नहीं सकते, आर तो जीरो जैसा कुछ है, तो उस कॉन्सेप्ट से मत जाओ। जो जीना डायोड के होल अक्रॉस में है ना यहाँ पे, ठीक है, वही इसके अक्रॉस रहेगा। सुइटेबली इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ लगा सकते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट बस बताने के लिए है। ठीक है, जो तुम्हारा कॉमन लॉजिक है कि सर इतना जो है उतना ही रहेगा क्या इसके अक्रॉस, तो हाँ उतना ही रहेगा।
ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ v रहता है तो यहाँ पे कितना पहुँचता है, v माइनस आई इंटू आर, यहाँ से जो आई आर है और ये वाला आर, यही हमारे लिए ये बनता है v अक्रॉस l। ठीक है, सभी लॉजिक यहाँ पे परफेक्टली करेक्ट हैं। ठीक है, तो जैसे जब ये, जैसे हमारा 25 लाना है ना, तो इसको 1 मिनट के लिए ऐसा कर लो, यहाँ पे 10 लिखा था मैंने, 10 और 2 लिखा था, 10 और 2 है तो 20 है ना, तो इसको 25 25 20 45 कर लेते हैं। जब ये 45 रहेगा तब ऐसा कंडीशन आकर के 25 हो जाएगा। फिर जब इसको तुम बढ़ा करके 50 कर दोगे, ठीक है, ठीक है, 2 लिख करके तो मैं खुद ही अपना प्राण ले लिया हूँ। कुछ इसको 55 कर दोगे तो 15 इंटू 2 हो जाएगा ये, और फिर भी ये 25 रहेगा। ठीक है, आई होप तुम समझ रहे हो। जब ये 65 हो जाएगा तब भी 25 रहने के लिए 20 इंटू 2 हो जाएगा और ये 25 ही रहेगा। ये तो हमने, ये किस लॉजिक से दे रहे हैं, है ना, व्हाट इज द लॉजिक विच यू आर यूजिंग, कि ये कुछ खा जाएगा उसका बचा हुआ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें उतनी फील नहीं आती जिनर डायोड की, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कुछ टीचर्स जो इस एक्सप्लेनेशन को देते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू से, यहाँ पे जितना एक्सेस करंट आएगा उसको कौन लेगा, ये लेगा कुछ रेजिस्टेंस वाला पाथ कि जीरो रेजिस्टेंस वाला पाथ लेगा। अब ऑफकोर्स जीरो रेजिस्टेंस वाला पाथ लेगा, बट तुम ये मत समझना जीरो डायोड कभी फेल नहीं हो सकता भाई। 25 एम्पियर फ्लो हो रहा है उसमें, गर्म होकर के उड़ सकता है वो, है ना, डिफ्यूज होकर के धुआं उड़ जाएगा वहां से। तो इन्फिनिट रेंज के लिए यूज नहीं कर सकते लिटरली, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, अगर तुमने अच्छा स्ट्रॉन्ग जीरो डायोड बनाया है तो। ठीक है, राइट अप बता रहा हूं मैं, व्हाट यू हैव टू राइट एज अ राइट अप। In a Zener diode, we intentionally operate it all the time in the reverse bias condition. Once it has started working in the reverse bias condition, any amount of excess current sent to the circuit will go through the Zener diode and not through the load resistance which is connected in parallel to it. This will happen because the Zener diode is a zero resistance path. And from the characteristics we know, whatever the amount of current passes through the Zener diode, the voltage across the Zener diode remains constant. Hence, consequently, the voltage across the load resistance will remain constant. ठीक है, I hope I have made it very clear. चलो फिर रिकनेक्ट हो जाओ।